हेलो एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम्पल। ओके, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के जो पीवाई क्यूज हैं। पीवाई क्यू इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ओके, सो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपके सीयूईटी बहुत ही नज़दीक है। ओके, सो पढ़ना तो आप पढ़ ही रहे होंगे। ओके, वॉट एवर द सिलेबस इज। ओके, बट साथ में क्या है कि आपको ना पीवाई क्यूज देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, नो मैटर व्हाट एग्जाम यू आर गिविंग, बट first of all you have to go through the previous year question paper, okay, to know the pattern। ओके, क्या पैटर्न है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चर क्या है क्वेश्चन का। ओके, तो ये सारी चीजें देखना। बट फिर आप ये भी देख सकते हैं, अगर एनालाइज करो अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, तो आपको ये भी पता चल सकता है कि इज देयर एनी क्वेश्चन जो रिपीट हो रहा है। ठीक है, या कौन सा चैप्टर ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या जैसे आपके ज्योग्राफी में दो बुक्स हैं तो कौन सी बुक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए हमें। ओके, तो मतलब टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा ना इससे आपका कि ओके मुझे इस वाली बुक पे ज्यादा टाइम देना है बिकॉज इसमें से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट। ओके, so the first question is, out of the given options choose the most appropriate one to define density of population। ठीक है, तो आप लोगों ने ये आपका आई गेस जो वर्ल्ड वाली बुक है उसमें ही है ये क्वेश्चन, और इंडिया वाले में भी है। तो फर्स्ट क्या है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, आप इनमें से चूज करना है। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा है कि डेंसिटी में मेनली हम क्या बताते हैं कि एक एरिया में कितने लोग हैं। ओके, तो इसको हम लोग कैसे बोलते हैं कि द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल, एक एरिया में कितने लोग हैं, टू द साइज ऑफ द लैंड, कि उस लैंड का साइज कितना है। ठीक है, इसको हम लोग पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे देख लो, फर्स्ट क्या है, नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स इन अ ईयर पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन। इसमें तो लाइव बर्थ की बात करी जा रही है तो ये तो नहीं है। चेंज इन नंबर ऑफ पर्सन ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, इसमें चेंज की बात करी जा रही है, ये भी नहीं है। रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ women एंड men इन द पॉपुलेशन, ये तो सेक्स रेशियो हो गया। ओके, नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एन एरिया, तो इसमें हम नंबर ऑफ पर्सन यानी कि पॉपुलेशन की बात कर ली हमने। ठीक है, प्लस हमने एरिया की भी बात कर ली। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका ये होगा। ठीक है, इसमें फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। ठीक है, तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इन इंडोनेशिया एंड मलेशिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, ये या फिर प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपने एक एरिया में फार्मिंग करी। ठीक, ये ज्यादातर ट्राइबल लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या होता है कि आपने एक एरिया में फार्मिंग करी, आप कंटिन्यूअसली वहां पे फार्मिंग करते रहोगे ना, तो एक टाइम बाद उस सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, उस जगह को पूरा साफ कर देते हैं और जो पेड़ पौधे जो बचते हैं उनको जला देते हैं। ठीक है, तो स्लैश करके बर्न कर देते हैं। ठीक है, काट के जला देते हैं, और उसके बाद आ, 3 3 या 5 साल बाद वापस उस जगह पे वो जगह जो वो एरिया जो होता है वो फर्टाइल हो जाता है। ठीक है, तो इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेट, कि वो लोग एक जगह से फिर दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, एक जगह पे उन्होंने ये जला के रख दिया, फिर वो दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं, फिर कुछ साल बाद उस जगह पे आते हैं, तो फिर वहाँ की जो जमीन है वो फर्टाइल हो जाती है, फिर वो लोग वहाँ पे अपना एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो झूमिंग जो है ना उसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूमिंग बोला जाता है इसी को, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। ठीक है, मिल्पा जो है वो सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको में बोला जाता है। ठीक है, और लदांग जो है वो इंडोनेशिया और मलेशिया में बोला जाता है। ठीक है, ये बस नोमेनक्लेचर है, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन वर्ड का ही अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोला जाता है। दैट्स इट। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रूर इंडस्ट्रियल रीजन इज लोकेटेड। ठीक है, तो रूर जो एरिया है वो कहाँ पर है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्ल्ड वाले बुक में। ठीक है, तो रूर जो है ना वो जर्मनी में है, ये इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है। हम्म, जर्मनी, जर्मनी में है। तो जो ये एरिया है ना, ये एक मान लो कि मेन इंडस्ट्रियल एरिया ही है जर्मनी का। 80% जो स्टील प्रोडक्शन है ना वो यहीं से होती है। ठीक है, और ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे आपको आयरन मिलता है, कोल मिलता है, स्टील, ये सब यहीं पर है जर्मनी में। ठीक है, और फिर ना क्या हुआ, जैसे ही धीरे धीरे ये अभी तो नहीं है क्योंकि खत्म हो चुका है इनका। तो क्या है कि डिमांड जो थी ना कोल की वो धीरे धीरे कम होने लगी। ठीक है, और जो आयरन थे, आयरन ओर, वो भी एग्जॉस्ट होने लगे, बिकॉज इतना यूज, इतना वास्ट यूज होने लगा था वहां का। फिर इसकी वजह से ही ये जो एरिया है धीरे धीरे श्रिंक कर गया। अभी वहाँ अभी लैंडस्केप पूरा चेंज हो चुका है। ठीक है, अभी न्यू रोड बन चुका है वहां पे। नेक्स्ट, industry producing raw materials for other industries is known by which of the following। ठीक है, तो वो कौन सी इंडस्ट्रीज है जो दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो आते हैं, वैसे इसका करेक्ट आंसर बेसिक इंडस्ट्री है। नाम से ही समझ आ रहा है बेसिक, मान यानी कि ये जो एकदम सबसे छोटे लेवल पे जो रॉ मटेरियल है वो बेसिक इंडस्ट्री होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं रॉ मटेरियल को दूसरे इंडस्ट्री को देते हैं। ठीक है, स्मॉल स्केल होता है ये दूसरे इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल लेकर फिर उसको सेल करते हैं। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट बना के सेल करते हैं छोटे स्केल पे। ओके, कॉटेज इंडस्ट्री जो होता है ना, कॉटेज में या इसको हाउस होल्ड इंडस्ट्री भी बोलते हैं, तो ये बस इतना अपने लिए ही बनाते हैं। अगर कोई चीज ये लोग प्रोड्यूस भी कर रहे हैं तो वो बस अपने अपने एरिया के लिए करते हैं, सेल करने के पर्पज से नहीं करते। बस खुद का जो बेसिक नीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये लोग किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं। ओके, फूड प्रोसेसिंग में है ये लोग, कैंड चीजें, क्रीम हो गया, ये सब बनाते हैं, फूड से रिलेटेड है। तो जो इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है, देती है, वो बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं उसे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जो लॉन्गेस्ट हाईवे है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। जो लॉन्गेस्ट हाईवे है वो NH7 है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द टेलीकम्युनिकेशन सर्विस विच इज नॉट कंसीडर्ड एज मास मीडिया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि मास मीडिया क्या है। मास मीडिया वो होती है जिसमें ना हम लोग एक वास्ट ऑडियंस को देख रहे हैं, या कोई भी डेटा है जो हम वास्ट वास्ट ऑडियंस को दे रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में हो सकता है। ठीक है, तो रेडियो, रेडियो फॉर एग्जांपल आप ले लो, रेडियो क्या है, इसमें हम लोग कितने भी लोग सुन सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मोबाइल फोन दिया हुआ है, आंसर इज मोबाइल फोन। क्योंकि मोबाइल फोन पे सिर्फ दो ही जन बात कर सकते हैं, जिसने कॉल किया और जिसने कॉल पिक किया। बट रेडियो अगर आपने किसी रूम में या कहीं किसी हॉल में चला दिया तो उसको सुन तो काफी लोग सकते हैं। सेम एज टीवी, टीवी भी काफी लोग देख सकते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर भी एक वास्ट ऑडियंस को न्यूज़ प्रोवाइड कर रही है, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकता है। ठीक है, टीवी कोई भी देख रहा है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोबाइल फोन, जो कि एक मास मीडिया नहीं है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, सिंस विच ईयर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कब स्टार्ट हुआ था? ये आपकी जो सेकंड बुक है इंडिया की उस पे है। ठीक है, और देखना इन्होंने ना यहाँ पे क्वेश्चन बहुत, मतलब जो ना आपको लगेंगे कि अरे यार ये तो नहीं आएगा ना, ये छोटा से बॉक्स में दिया हुआ है, बट क्वेश्चंस ना ज्यादातर वहीं से पूछे गए हैं। आप ना पूरी बुक पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, लाइन बाय लाइन रीड करना, जहां से भी आपको लग रहा है ना कि ये क्वेश्चन में आ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव है, जहाँ ईयर्स लिखे हैं, कोई जो भी ऑब्जेक्टिव चीजें आपको लगे वो पॉइंट आउट करके अपने एक नोटबुक पे जॉट डाउन कर लेना। ठीक है, तो जो
रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है वो फर्स्ट स्टार्ट हुई थी 1923 में। किसके द्वारा? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वाज रिकॉर्डेड इन इंडिया। कि कौन से पीरियड में नेगेटिव ग्रोथ रेट रिकॉर्ड हुई थी? ठीक है। अ, तो इसका करेक्ट आंसर है 1911 से 1921, जो कि फेज वन था। 1901 से 1921 तक का। ठीक है, इसको ही पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट या फिर स्टेशनरी फेज भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? जो बर्थ रेट था और जो डेथ रेट था दोनों ही हाई था। ठीक है, ये पहला स्टेज ही था अ, हमारे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का। ठीक है, इंडिया का। तो इसमें क्या हुआ था मेनली ना, इलिटरेसी थी, लोग इतने लिटरेट नहीं थे, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं था। तो लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में पता नहीं था, तो बर्थ रेट हाई था। और मेडिकल फैसिलिटीज में एडवांसमेंट नहीं था, तो डेथ रेट भी हाई था। तो ग्रोथ हुई ही नहीं थी। ठीक है। तो जो ग्रोथ रेट था वो नेगेटिव चला गया था इसी पीरियड में। ठीक है, स्पेशली 1911 से 1921 तक। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेंथ ऑफ पनामा कैनल। ठीक है, तो पनामा कैनल की लेंथ जो है वो है 72 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या करता है? जो न्यूयॉर्क है और जो सैन फ्रांसिस्को है ना, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको कम कर दे रहा है। ये मेनली कनेक्ट कर रहा है उन दोनों को। लेंथ उसकी जो हमें अगर जाने में पहले काफी टाइम लगता था, बट अभी उन्होंने वो डिस्टेंस जो है कम कर दिया है। ठीक है, ये अटलांटिक और पैसिफिक को जोड़ता है। ओके। नेक्स्ट कम्स नीरू मीरू, a watershed development and management program is associated with which of the following? तो नीरू मीरू किससे, कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है? ठीक है, तो जो नीरू मीरू है ना, उसका मतलब है, नीरू मतलब है वाटर, मीरू मतलब है मैं, यू। ठीक है, तो वाटर एंड यू, जो ये वर्ड है, ये आंध्र प्रदेश, ये वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। इसमें ना पर्कोलेशन टैंक्स वगैरह, मतलब वाटर को बचाना कैसे है, हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, वो सब पूरा इसी प्लान के अंडर था। इसमें इन्होंने पर्कोलेशन टैंक्स बनाए थे, और इसी के साथ राजस्थान में भी स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम उन्होंने भी जौहर्स वगैरह बनाना स्टार्ट करा था। ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट इज द बिग ट्रंक रूट runs through which of the following? तो जो बिग ट्रंक रूट है वो कहाँ से रन करता है? ठीक है, तो वो रन करता है नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन से। ओके, इसमें क्या है ना, ये नॉर्थ ईस्ट जो यूएसए है उसको, और नॉर्थ वेस्टर्न जो यूरोप है उसको जोड़ता है। ठीक है, तो ये रूट जो है ना, ये बहुत बिजिएस्ट रूट है, ठीक, पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पर बहुत सारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जाता है। Okay. Next comes a geothermal energy plant has been commissioned at which of the following places? तो इनमें से कौन सी जगह पे जियोथर्मल एनर्जी कमीशन हुआ है? दैट इज मणिकरण, हिमाचल में। ठीक है, तो ये अभी हो चुका है वैसे तो। ठीक है, तो इसमें क्या है, जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? जियोथर्मल जो एनर्जी है ना, उसमें जो वोल्केनो से मैग्मा जो बाहर आता है ना, उससे भी हम एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, प्लस जो गीजर वेल है, गीजर से जो हॉट वाटर बाहर आता है, ठीक है, उससे भी हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं। तो इन चीजों से जब हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज drought prone area program was initiated during which year plan in India?
तो आप लोगों का एक चैप्टर है जिसमें सारे प्रोग्राम्स दिए हैं, ट्राइबल प्रोग्राम्स हैं, ड्रॉट प्रोग्राम्स हैं, वाटरशेड प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। वो काफी इम्पोर्टेंट है। और उसमें उसके साथ साथ ये भी याद कर लेना कि कौन से ईयर में निकला है, कौन से 5 ईयर प्लान में आया है, ठीक है। क्या हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ये सारी चीजें। ओके। तो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम जो है वो 4th 5 ईयर प्लान में आया था। ओके। और इसमें मेनली इन्होंने फर्स्ट इनका फोकस जो था वो एम्प्लॉयमेंट पे था कि ड्रॉट प्रोन एरिया जो अफेक्टेड लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे दे। उसके बाद इन्होंने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी लाया कि ओके अब इरिगेशन कैसे करना है क्योंकि ड्रॉट है वहां पर। तो जैसे राजस्थान में हुआ है पूरा इंदिरा गांधी कैनल के द्वारा हम लोगों ने वहां पे इरिगेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं। ओके। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ पॉपुलेशन बॉम्ब। तो पॉपुलेशन बॉम्ब जो है वो एक बुक है। इनके ऑथर कौन है? इनके ऑथर हैं पॉल राल्फ हर्लिच। ओके, ये इनकी जो बुक आई थी वो 1968 में आई थी। ये मेनली जो मैथ्स की डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी थी उसी पे थोड़ा फोकस करती है और ये ओवर पॉपुलेशन पे काम कर रहा है इन्होंने। ठीक है, इस बुक में। नेक्स्ट कम्स द स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है? तो इसमें है अर्बन रिन्यूएबल मिशन का पार्ट है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन में अर्बन भी आया था, रूरल भी आया था। ठीक है। नेक्स्ट इज which one of the following state of India has the lowest rank in the Human Development Index according to Indian National Human Development Report 2011? ये ना आपकी बुक में पूरा डेटा दे रखा है उन लोगों ने। ठीक है, एनसीईआरटी ने पूरा डेटा प्रोवाइड किया है। तो कौन सा जो स्टेट है इंडिया का जिसका लोएस्ट रैंक था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 2011 में, दैट इज छत्तीसगढ़। ओके। वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत ही सबसे नीचे है, एक्चुअली 23rd नंबर पे। ठीक है। नेक्स्ट कम्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इंडिया स्टैंड्स एट विच रैंक इन द वर्ल्ड कॉटन प्रोडक्शन। तो इंडिया कौन से रैंक पर आती है कॉटन प्रोडक्शन में? हम्म तो चाइना जो है वो पहले नंबर पे आती है। ओके। उसके बाद यूएस आता है, फिर पाकिस्तान आता है और उसके बाद 4th नंबर पे इंडिया आती है। ठीक। कॉटन जो है वो मेनली ट्रॉपिकल जो एरिया है वहां पर ग्रो करता है। ठीक। ओके। नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंट अंडरग्राउंड रेलवेज चैनल टनल जॉइंस विच टू सिटीज ऑफ यूरोप। तो यूरोप में ना जो अंडरग्राउंड रेलवे है पहले बहुत इंपॉर्टेंट थे बट अभी उनकी इम्पोर्टेंस काफी कम हो चुकी है बिकॉज इतना हाई स्पीड ट्रेन्स बन चुकी है, कार्स आ गई हैं इतनी हाई स्पीड। ठीक है, बट पहले इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा थी और चैनल टनल जो है वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अंडरग्राउंड रेलवे था। तो चैनल टनल जो है वो लंदन और पेरिस को जॉइन करता था। ठीक है, और ये उस टाइम पे बनाया गया था यूरो टनल ग्रुप के द्वारा। ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटालिक मिनरल? ओके, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं। मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं जिनका जो सोर्स है ना वो मेटल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड, बॉक्साइड, ये सब मेटालिक है। अब आते हैं नॉन मेटालिक में। नॉन मेटालिक में क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। जैसे एक होता है जिनका जो ओरिजिन है वो ऑर्गेनिक होता है, यानी कि मान लो फॉसिल फ्यूल वगैरह हो गए, ये ऑर्गेनिक है। ठीक है, और उसके बाद एक होता है जिसका ओरिजिन इनऑर्गेनिक होता है, इसमें आता है ये माइका और लाइमस्टोन वगैरह। ठीक है, तो इनमें से हमें पूछा है कि कौन सा है जो नॉन मेटालिक है, मेटालिक नहीं है। आयरन मेटालिक है, कॉपर मेटालिक है, बॉक्साइट मेटालिक है, बट माइका जो है वो नॉन मेटालिक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज माइका। इंडिया में माइका की प्रोडक्शन बहुत हाई है।
नेम द सिटी वेयर एशियाज लार्जेस्ट स्लम धारावी इज लोकेटेड। दिस इज वेरी फेमस, आप सबको पता होना चाहिए ये। जब मैंने उस टाइम पे पढ़ा था ना, जब मेरे लिए काफी न्यू था, बिकॉज मुझे पता नहीं था, क्योंकि ऐसी जगह भी है। आप लोगों ने स्टोरी अगर पढ़ी हो, काफी दी हुई है उसमें, अच्छी एक स्टोरी है आपके बुक में। तो दिस इज इन मुंबई, ठीक है। तो एशिया का, पूरे एशिया का जो लार्जेस्ट स्लम है वो धारावी है, कि मुंबई में है, ठीक है। और मुंबई में भी वो सेंट्रल मुंबई में है। ओके। आ, मतलब काफी रिपोर्ट्स हैं इस पे, बहुत अनहाइजीनिक है, मतलब पता नहीं वहां पे लोग कैसे रह रहे हैं, बट वहां पे, वहां का जो जरी वर्क है वो बहुत अच्छा है। फाइनेस्ट लेदर गुड्स आते हैं वहां से, इवन हाई फैशन जो गारमेंट्स है वो आते हैं वहां से। ओके, इस साइड में अच्छा है, बट वहाँ पे लोगों के लिए मतलब लिविंग कंडीशन नहीं है वो। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, हाउ मच वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू लिव इन अर्बन एरियाज बाय 2050। ओके, तो कितना पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड का जो है अर्बन एरिया में शिफ्ट हो जाएगा बाय 2050, 2050। इट्स आंसर इज 2/3। ओके, तो 2/3 जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ना, वो अर्बन में शिफ्ट हो चुकी होगी 2050 तक। ठीक है, ये है ना, ये आपके जो दूसरी वाली बुक है, इंडिया वाली, उसमें है इसका। बट बहुत ही छोटे छोटे से साइड में है। आप लोगों का ना कभी कभी ऐसा होता है कि ये लोग ऐसे ही लिख देते हैं इन्फॉर्मेशन, और ऐसे अचानक से कहीं से भी उठा के एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं बुक में से, जो आपने शायद पढ़ा हो, बट उस पे आपका ध्यान ही नहीं गया हो। क्योंकि अक्सर हमारा ध्यान बड़े बड़े जो बोल्ड में लिखे रहते हैं उन वर्ड्स पे जाता है, छोटे छोटे वर्ड्स पे जाता नहीं है। ठीक है, बट अच्छे से पढ़ना ऐसे ऐसे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जिन पे ध्यान नहीं जाता, फोकस नहीं जाता स्टूडेंट्स का। The level of steady noise is measured by sound level expressed by which of the following? तो ये तो डीबी है, डेसिबल। ठीक है, कि साउंड जो है वो हम लोग डीबी में मेजर करते हैं। ओके, डीबी इज पर इक्रोनियम है डेसिबल्स का। नेक्स्ट कम्स, which one of the following is not an approach to human development? ह्यूमन डेवलपमेंट का इनमें से कौन सा अप्रोच नहीं है? ठीक है, तो देखो, जो वेलफेयर अप्रोच है, वेलफेयर अप्रोच जो है ना, इसमें हम लोग जितने भी बेसिक कम्युनिटीज प्रोवाइड करने की बात होती है इसमें, और ह्यूमन को इन्होंने पैसिव माना है। ठीक है, और गवर्नमेंट का रोल इसमें बहुत ज्यादा है, कि गवर्नमेंट को लोगों के लिए बेसिक कम्युनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। ओके। फिर आते हैं, एक ले लो ये वाला, बेसिक नीड्स अप्रोच जो है, ये इनिशिएट किया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, तो इसमें ये लोग अपना जो कैपेबिलिटी है ना, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट कम्स आपका कैपेबिलिटी वाला, सॉरी, कैपेबिलिटी अप्रोच जो है ना आपका, ये अमर्त्य सेन ने दिया था। ठीक है, अमर्त्य सेन ने दिया था। और इनका मतलब मेन ये था कि ह्यूमन की जो कैपेबिलिटी है ह्यूमन डेवलपमेंट में, वो एक प्राइमरी फैक्टर है। ठीक है, प्राइमरी ड्राइवर है ह्यूमन का, जो हमारी जो कैपेबिलिटीज है उसी से हम ह्यूमन सोसाइटी जो है वो डेवलपमेंट के थ्रू मूव कर सकती है। ठीक है, और बेसिक नीड्स में था कि इसमें हम लोग पूरा अपना जो बेसिक नीड्स है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, और ये आईएलओ ने दिया था, इनिशिएट किया था। ओके, तो इसमें से जो नीड फुलफिलमेंट अप्रोच है वो ह्यूमन डेवलपमेंट का अप्रोच नहीं है। ओके, नेक्स्ट कम्स द न्यूक्लियस ऑफ गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन। जो गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन है उसका जो न्यूक्लियस है वो आपका ये अहमदाबाद, वडोदरा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे मेनली गुजरात कॉटन का ही है पूरा ज्यादातर, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ठीक है, और ये जो अहमदाबाद और वडोदरा वाला रीजन है वो एक्सटेंड कर रहा है वलसाड और सूरत, साउथ के साइड में ये वलसाड और सूरत तक एक्सटेंड कर रहा है, और वेस्ट के साइड में ये जामनगर तक एक्सटेंड कर रहा है। ठीक।
which one of the following cities became the mega city by 1950? तो 1950 तक कौन सी सिटी है जो कि मेगा सिटी बन गई थी? तो वो है न्यूयॉर्क। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपके बुक में प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो ओके, तो फर्स्टली इसकी पॉपुलेशन थी 1.5 मिलियन थी। ठीक है, आई नो, बहुत बहुत बेकार लिखा है मैंने, बट ओके। ओके, सो 12.5 मिलियन पॉपुलेशन थी इनकी। ठीक है, तो मेगा सिटी जो है ना, मेगा सिटी को मेगालोपोलिस भी बोलते हैं। तो इसमें ये होता है कि जब पॉपुलेशन 10 मिलियन के ऊपर चली जाती है, सिटी और सबब दोनों मिला के उस जगह की पॉपुलेशन जब 10 मिलियन के ऊपर चली जाती है, ठीक है, उनको हम लोग मेगा सिटी या मेगालोपोलिस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स आपका ये इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन भरमौर रीजन वाज नोटिफाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो भरमौर रीजन में हुआ था वो किस ईयर में हुआ था? ठीक है, तो ये 1976 में हुआ था, और भरमौर जो है ना वो वहीं का ट्राइबल एरिया है, जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में आता है, हिमाचल के। ठीक है, यहाँ पे ना गड्डी ट्राइब बहुत मिलते हैं। ठीक है, गड्डी ट्राइब है, और ये जो पूरा एरिया है भरमौर का, ये इकोनॉमिकली भी और सोशली भी बहुत पीछे, बैकवर्ड है काफी। और जो यहाँ के ट्राइब्स है ना वो ज्यादातर ट्रांस ह्यूमंस प्रैक्टिस करते हैं। ट्रांस ह्यूमंस होता है कि जैसे अगर किस जगह पे अगर वो रह रहे हैं, अगर अचानक उस जगह पे सर्दी, सोच लो विंटर का टाइम आ गया, वो लोग उस जगह को छोड़ के नॉर्थ के ये प्लेन एरिया में आ जाते हैं। फिर यहाँ गर्मी का टाइम आता है तो यहाँ से वो लोग चल के ऊपर चले जाते हैं, ये जो हिमालय वाला साइड हो गया, यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको ट्रांस ह्यूमंस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट ये आपके कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, और ये स्टेट्स हैं। तो तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में है, कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु में है, नरोरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, कैगा जो है वो कर्नाटका में है। ठीक है, ये हमारे टाइम पे ना हम लोगों ने कुछ ऐसे ही छोटे मोटे नोमेनक्लेचर हो गया या फिर कुछ एक्रोनियम बना के याद करे थे। आप लोग अपने तरीके का कुछ निकाल के ऐसे याद करना इन सबको। ठीक है, या कुछ भी कॉमन कुछ मिले ऐसे करके याद करना होता है बस। ओके, नेक्स्ट आते हैं कुछ माइंस और रिफाइनरीज हैं। तो जैसे आयरन और माइन जो है वो दुर्ग में मिलता है। ठीक है, खेतरी में कॉपर माइन मिलता है, और डिगबोई तो सबसे ओल्डेस्ट है ऑयल रिफाइनरी का। ठीक है, और फिर मैकाल हिल्स में आपको बॉक्साइट माइंस बहुत मिलेंगे। ठीक है, तो आ, ये हो गया आपका। इसी के साथ ये अभी, और हम आगे और भी पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना, और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना, और जितना हो सके अपने जो दोनों बुक्स है उसको पढ़ो, और मेन फोकस वर्ल्ड वाले पे रखो, बिकॉज आप लोगों ने पैटर्न देखा ज्यादातर क्वेश्चन वर्ल्ड से आ रहे हैं। ठीक है, और छोटे जो आपको नहीं लगे ना, जो आपको इम्पोर्टेंस जिसका आपकी तरफ नोट नोट आपका ध्यान भी ना जाए, वो लोग ना उस साइड से ही क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, तो ट्राई कि आप लाइन बाय लाइन रीड करो पूरी एनसीईआरटी को। ठीक है, और जो चैप्टर्स डिलीटेड है उसको भी पढ़ना है आपको। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन तो उनमें से भी आएगा, वो ये नहीं देखेंगे कि आपने नहीं पढ़ा, बिकॉज वो सिलेबस में है सीयूईटी के। ठीक है, तो सारे अब चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन रीड करना है, उसमें से ऑब्जेक्टिव खुद निकाल के रखना है, पीवाईक्यूज पे ध्यान देना है। ओके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे हो आपके एग्जाम्स।